हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं अगला पार्ट। ये बहुत बड़े चैप्टर है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो घबराए नहीं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बने रहें। बड़े चैप्टर हो तो क्या हुआ, हम लोग अच्छी तरीक़े से इसको करेंगे। यानी कि बड़ा चैप्टर है तो जल्दी जल्दी करके ऐसे क्या करते ख़त्म कर दें। हम लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग पढ़ने का है वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ और किसके द्वारा वह किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बन रहा है। हम लोग आगे चलते हैं। वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कौन पथ? वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी। कौन टी पार्टी? वामपंथ शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। सबसे पहले वामपंथ का शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी के क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। और यही धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर समय आया, फिर समय बढ़ते चल गया, समाजवाद आया, साम्यवाद आया, वो कोई उत्थान में, यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, समाजवाद और साम्यवाद को बढ़ाने के लिए यह शब्द क्या बन गया, पर्यायवाची बन गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में, कौन काल? प्रारंभ काल। कौन शताब्दी? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं, कौन धाराओं? साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कौन था? कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। कौन सभाएं? साम्यवादी सभाएं। भी कहाँ कहाँ बनना शुरू हो गया था? बम्बई हो गया था, कलकत्ता में हो गया था, कानपुर में हो गया था, लाहौर में हो गया था और मद्रास में हो गया था। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि नाम प्रमुख थे, और बहुत सारे नाम इसके क्या थे, प्रमुख थे। उस समय जो साम्यवादी सभाओं को बना रहे थे, बैठा रहे थे और इसका बढ़ावा दे रहे थे। बरकत, गुलाम आदि, हुसैन आदि नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने प्रयोग के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण करना शुरू कर दिया। ये अपने विचार के माध्यम से, जैसा जिस तरीक़ा से इनका विचार था, उसी प्रकार से विचारों को मानते हुए अपना जो क्या है, जो पूर्ण रूप से सौराव देते चले गए। परंतु रूसी क्रांति के सफलता के बाद साम्यवादी, कौनवादी? साम्यवादी विचार का तेजी से भारत में फैलाव हुआ और धीरे धीरे रूसी में साम्यवादी फैलता चला, सफलता होते चला गया और साम्यवादी विचारों से धीरे धीरे तेजी होते चला गया। परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद, कौन क्रांति? रूसी क्रांति के कौन फलता, सफलता के बाद साम्यवादी विचारों को तेज़ी से भारत में फैलाव शुरू हुआ और धीरे धीरे इसका तेज़ी से क्या हो गया, भारत में फैलाव शुरू हो गया। उसी समय 1920 में, कब की बात है, 1920 में M.N. राव, कौन राव? M.N. राव, मानवेंद्र नाथ राय, जिसका नाम था मानवेंद्र नाथ राय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं M.N. राव, ने संतकद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसकी अपना स्थापना की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। कब किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1920 में। ध्यान देने योग बात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920 में। किसके द्वारा की गई? तो M.N. राव। M.N. राव का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय है। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे। और क्या था कि भारत में ये लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन कैसे काम कर रहे थे? छिपकर काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान, कौन दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। और धीरे धीरे यही हुआ, उस समय पत्र पत्रिकाएं आ गए थे और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिल गया। अब ये लोग आतंकवादी, राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। और यही कारण कि अब ये लोग क्या हो गए थे, आतंकवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन से क्या होते चले गए, जुड़ते चले गए थे।
इसलिए असहयोग आंदोलन, कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया। यही कारण हुआ कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या इन्होंने दाम्पत्य युग का, यानी कि कह सकते हैं आतंकवाद राष्ट्रवादी आंदोलन का जुड़ते चले गए, और असहयोग आंदोलन के बाद इन्हीं लोग ने दमन शुरू कर दिया। किसका दमन शुरू कर दिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीयों को, यानी कि राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने के लिए, और जो उद्दाव रहे भारत के अंग्रेज सरकार द्वारा जो इनको दमन किया जा रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। और पेशावर षड्यंत्र केस, कौन षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 1923, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस के तहत पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ, तो पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23 में हुआ। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, तो कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ, तो मेरठ षड्यंत्र केस क्या 1929 से 23 में हुआ। तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। इस सभी के तहत तीनों षड्यंत्र केस पर कितने लोगों पर मुकदमे चलाए गए, 8 लोगों पर। सिर्फ मुकदमा कुछ होता है, हम के केस कोर्ट कचहरी, इसी को क्या कहते हैं, मुकदमा कहते हैं, यानी कि इन पर क्या क्या केस कर दिया गया। अब साम्यवादी में, कौन वादी, साम्यवादी, अब जो हुआ साम्यवादी में ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अब ये जब केस हुआ तो लोग, केस होता है तो जानते हैं, आज भी हम लोग के भारत में देखते हैं ना, किसी के यहाँ गांव में पुलिस आ जाए तो समझिए पुलिस नहीं आया, मेला आ गया, जादूगर लगता दिखाने आ गया, चारों तरफ पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा, पुलिस आया, पुलिस आया। आज भी हम लोग पढ़े लिख कर एजुकेटेड होकर उसके बावजूद भी पीछे पीछे घूमने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, लगता बहुत बड़ा बात हो गया। सोचिए आज ये 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, जो ये हाल है 19वीं सदी 20वीं सदी में तो और सोचिए पुलिस आता होगा तो क्या क्या हो जाता होगा, केस हो जाता होगा तो पूरा बदनाम हो जाता। उसी समय में क्या 8 लोगों पर जब यही क्या हुए, केस हुए, लोग ने मुकदमा जब चला तो इन लोगों ने सब क्या हो गया, मुकदमे चलने लगे तो लोगों को भारी समर्थन मिलने लगा। बहुत जल्दी में, बहुत तेजी स्पीड में कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही लोगों को यह कानो कान खबर हो गया कि इन लोगों पर क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा था। किसके लिए, जो इसमें पेशावर, कानपुर और मेरठ के षड्यंत्र रचे थे, इसके लिए। क्यों रचे थे, तो इन लोग भारत को राष्ट्रवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करना चाहते हैं। ये बात पब्लिक को बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत जब अच्छा लगा तो सोच रहे हैं ना, अच्छा लगा तो क्या होगा, सभी लोग इनके समर्थन में आ गए। तब साम्यवादी के लोग का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद के कहे जाने लगे। इन्हें जो राष्ट्रवादी जो थे अब कुछ कहा जाने लगे, तो साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे इन लोगों को। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल, कौन सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस पारित नहीं होने दिए थे। और यही कारण हुआ कि अब इनके साथ वे कौन आ गए, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में आ गए। क्यों, क्योंकि जब कांग्रेस बिल आया था, तो ये कांग्रेस बिल पार्टी जब आया था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल को भी इन्होंने पारित नहीं होने दिया। यह कानून कम्युनिस्ट के विरुद्ध में था, इस कम्युनिस्ट के क्या था, विरोध में था। इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। अब क्या हुआ, जैसा ही आया तो कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विरोधी जो थे अब क्या होते चले गए, आंदोलन में सम्मिलित होते चले गए। दिसंबर 1925 की बात है। सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने, सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कौन पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ ध्यान देने योग बात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने की थी। यानी कि सत्यभक्त, उनका नाम क्या था, सत्यभक्त। कब की, दिसंबर 1925 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1925 में। लेकिन इसका भूमि कौन रखा था, तो इसका भूमि लगा था 1920 में एन राव मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था स्थापना। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। यही कारण हुआ कि अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल जो थे, इंग्लैंड के जो नेताएं थे, उन्होंने भी इनके साथ इनके बातों को ध्यान देने के लिए योग बात समझ गई, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों को दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया।
हालांकि अब तक कई मजदूर संघों का गठन हो चुका था, लेकिन ये अब तक बहुत सारे मजदूरों को क्या हो गया था, संगठन हो चुका था। 1920 में AITUC की स्थापना ही हो गई थी। और 1920 में क्या हो गया था, AITU। नीचे हम कमेंट बॉक्स में लिखाइए AITUC क्या है। हम इसके पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर कितना होगा आपको 9 में हम बताए हैं। आप नीचे इसे फुल फॉर्म लिख के खाली बता दीजिए बस। स्थापना हो गई थी, परंतु 1926 में इसमें विभाजन हो गया था। और 1926 में इसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। और 1929 में NM जोशी ने AITUF का गठन किया। और 1936 में क्या किया उन्होंने, 1929 में AITU का गठन किया। किसने गठन किया, साम्यवादी किसानों ने, मजदूरों ने, संघों ने मिलकर किया। और इस जो उनका नाम क्या था, NM जोशी। कौन जोशी, NM जोशी सर। AITUF ने गठन किया। तो किसने, NM जोशी। तो बोलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका तो हम समझ गए। तो हम A से हो गया ऑल, I से हो गया इंडिया, और T से क्या हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फार्मर। इनका क्या नाम पड़ा पूरा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फार्मर। तो बोल सर हम समझ गए इसका फुल फॉर्म कुछ होगा, हम कि क्या होगा, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हम कि वाह बहुत अच्छा, हाँ तुम समझ गए हो। इस पथ में वामपथ का प्रसार मजदूर संघों पर बढ़ा रहा था। यही कारण है कि इस पर क्या हो रहा था, मजदूर पर बढ़ रहा था। इसी समय किसानों को साम्यवादी से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी के स्थापना किया गया। यही कारण है कि बहुत सारे स्थानों पर क्या किया गया, किसान मजदूर पार्टी स्थापना किया गया। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। कौन पार्टी, ध्यान देने योग बात, हमेशा याद रखिए जो पहली है वो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेबर स्वराज पार्टी भारत में, कौन सी नाम था पार्टी का नाम, लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी था, जो लेबर स्वराज पार्टी था। इनका पूरा नाम क्या था, कि तो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ देगा, किसान मजदूर पार्टी जो पहला पार्टी का नाम क्या था, तो लेबर स्वराज पार्टी, जिसमें लेबर और किसानों को बातों का जो इन लोग में जुड़े होते थे, इनके बातों को थोड़ा मद्देनजर लेकर इन्हीं के द्वारा सारा चीज़ काम करवाया जाता था इन्हीं के। अगला कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में, कब की बात है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बना। क्या नाम पड़ा, 1928 में क्या बना, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी। सबसे पहला कौन था, नीचे कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा। धीरे धीरे यह हुआ जब नए नए पार्टी बनने लगे, नए नए संगठन बनने लगे, नए नए गठन होने लगे, नए नए पार्टियां बनने लगे, तो कांग्रेस को भी अब ध्यान खुला कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है, लोग के नए नए पार्टी बनाकर अपना अपना समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। इस सभी में कौन थे, कांग्रेस। अब तक कांग्रेस पर साम्यवाद जो बना, इसका नाम क्या था, अखिल भारतीय स्तर। अखिल भारतीय क्या है, इनमें कौन कौन से थे, फिर से एक बार मैं पढ़, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव आदि कौन थे, इसके प्रमुख नेता थे। अतः अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। कौन दल, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। कब की गई, अक्टूबर 1934 में, अक्टूबर 1934 में स्थापना की गई। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने किया। किसने किया, जयप्रकाश, यानी कि जब बापू के नाम से जाने लगा, जिसका पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने किया। फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुषंगी ही थे। अलग अलग दल बना लिए, अलग अलग नेता हो गए, उसके बावजूद भी क्या थे, कांग्रेस के बातों को, यानी कि अनुयायी के कहने का मतलब क्या, कांग्रेस की बातों को अपना रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादी ने
कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी समय दौरान साम्यवादियों ने अंग्रेज़ों को विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी। कौची हो रही थी, चल रही थी, कौची चल रही थी, उद्योगपति एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी। जो जमींदारों का शोषण करते थे, जो क्या करते थे, जमींदारों का शोषण, उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों को भी आलोचना करनी शुरू की और कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिया। इन्हीं लोगों ने क्या किया, इन्हीं लोगों ने कांग्रेस के वामपंथी दलों की आलोचना की, यानी कि उनकी बुराई करने लगा और उनसे अपना कांग्रेस से अपना संबंध क्या कर लिया, तोड़ लिया। कांग्रेस वाला सारा संबंध तोड़ लिया, किससे, वामपंथी दलों से। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए। ये ऐसा दौर चला था, जो भी समाजवादी के समर्थन थे सभी इनमें किसी न किसी माध्यम से सभी क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, ये अपने आप को बदल ना सके। समाजवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा। समाजवादियों के कारण कांग्रेस में क्या हुआ, फूट का खतरा मंडराने लगा, जिसकी एक परिणति सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप में हुई। यही कारण हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। कौन ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। कौन गया, किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में, कब ईस्वी के विद्रोह में, 1857 ईस्वी के विद्रोह में। कौन विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने कांग्रेस को अचंभित कर दिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म थे एक साथ जुट के पूर्ण रूप से विद्रोह करने लगे थे। किसके विद्रोह करने लगे थे, अंग्रेज के। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हुए कि भारत में जहां धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफ़ी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय को आमने सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज सरकार समझ गया कि भारत में जब इतना कट्टरपंथी है, इतना विद्रोह है, लोगों की कठोरता है, विभाजन है, जाति के नाम पर, पाते के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज भी देखते हो जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म पर नाम पर आज भी बहुत प्रचलित है। इस फूट डालो के शासन करो जिसे नीति के लिए चरम प्रमाणित थी। उन्होंने समझ लिया कि अब ऐसे होने नहीं, इस पर फूट डालो और शासन करो, नीति करो, दोनों में विभाजित कर दो। अब विभाजित करने के बाद अपना क्या करो, शासन चला लो। यही कारण था कि 1887 में ही लॉर्ड डफरिन, कौन डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। किसकी पार्टी कहकर, हिंदुओं को पार्टी कहकर संबोधित किया। साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्र पर काफ़ी बल दिया। इसलिए एक विलियम हंटर नामक अंग्रेज थे, उन्होंने अपना पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक में उन्होंने बताया था अंग्रेज मुस्लिम मित्र किस तरीक़ा से काफ़ी बल थे, उन पर क्या क्या था, दोनों में कितने गहरी मित्रता था। इसी अंग्रेजे के समय से है आता चले। लेकिन आप लोग क्या हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक हुआ मुस्लिम हिंदी लड़ी हो गया, ये नहीं, ये उसी समय 1857 से ही चलते आ रहा है। ये अंग्रेजों द्वारा किया गया कि दोनों इतना जाति कट्टरपन है भारत में, इतना जातिवाद है जिसे दो जातियों के बीच में बुरा भला बोलो, दोनों में लड़ाई हो जाएगा और लड़ाई होने के बाद क्या कर दो, अपने आप को आगे बढ़ा लो। तो ध्यान देने योग बात यह रहना चाहिए कि आप आगे नहीं चल सकते हैं। आप लड़ने के लिए कि अपने विवेक से काम लीजिए, अपने बुद्धि से काम लीजिए, सोचिए समझिए, तभी किसी के बारे में क्या बुरा कीजिए, भला कीजिए या बुरा बोलिए। ऐसे जाने बिना कुछ कीजिएगा नहीं। इन्हें कि दूगो बोला कि वो ऐसे हमको बोला था, जाके मार काज गिरा देंगे, जाके गिरेले है, मारा पिट्टी, लड़ाई पिट्टी से करने से आज इतिहास का आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, इतिहास के बाद जितने भी बड़े बड़े सैनानिक थे, बड़े बड़े एक से एक आए, जिसको कहते 30 मार खान आए, युद्धपोत आए, सभी मर कर अंतिम में उनका साम्राज्य तक अशोक इतना बड़ा साम्राज्य था उनको, उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। तो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। अशोक जो थे उतना बड़ा योद्धा थे, उन्होंने सन्यासी लेकर क्या बौद्ध के मार्गों पर चल गया था, बौद्ध के मार्ग पर चले थे, शांति बनाए रखे थे।
तो आप लोग भी समझिए और आगे बढ़िए, लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। यही कारण हुआ कि इन्होंने लेके किसका सहारा लेना शुरू कर दिया? धर्म के। मोहम्मद अली जिन्ना, देख लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कांग्रेस को क्या कर दिया था? 2 भागों में बांटकर एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया था। मोहम्मद अली, ध्यान से देखिए इन व्यक्तियों को, मोहम्मद अली जिन्ना। सोचिए मोहम्मद, अब कहिएगा कि सर ये तो खराब है, नहीं है, हम इनको बहुत बड़े मान सकते हैं। सोचिए इनके पास कितना पावर है। लोग आज तो क्या, आज तो 4 आदमी किसी का बात नहीं सुनता है, पूरे धर्म को यानी पूरे जात को पूरे बांटती हैं और अलग कर दी। सोचिए इनमें कितना बड़ा टैलेंट था कि मुस्लिम लीग को अलग स्थापना किए और एक अलग देश बनाया, देश बन भी गया। सोचिए हम लोग तो आज एक अलग घर बनाना चाहेंगे तो घर नहीं बनेगा, ये तो क्या चाहिए, एक देश बना दिए हैं। तो अलग बात हो, हिंदू है मुस्लिम हो, अलग मैटर लगता है। इनका जो टैलेंट को हम कदर करते हैं, इनको इज्जत करते हैं, वो टैलेंट है इनके पास था और है भी, हम मानते भी, आपको भी मानना पड़ेगा ही। आपके पास भी टैलेंट होगा तो आप भी, आपको भी आने वाले लोग मानेंगे, वो चाहे कोई किसी भी धर्म के हो, या नहीं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को हो, सभी धर्म को ऐसा ही होगा। करा इस सब बातों ने मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया था कि कांग्रेस हिंदू राज की स्थापना करना चाहते हैं। इन्होंने एक ऐसा भावना पैदा कर दिया था कि कांग्रेस कौन सी राज की स्थापना करना चाहते हैं? हिंदू राज की स्थापना करना चाहते हैं। जो अंग्रेज में फैला दिया, अंग्रेज ने फैला दिया कि कांग्रेस किसके पैदा करना चाहते हैं? हिंदू राज की स्थापना करना चाहते, लेकिन मुस्लिम था। अब क्या हुआ, मुस्लिम हिंदू तो दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। अब ये अफवाह फैल गया कि कांग्रेस जो सिर्फ हिंदू राज बनाना चाहता था, इसलिए मुसलमानों का अब लग गया दिखा, उसमें घी में तेल डालने का काम कर दिया। कुछ कर दिया, आग में घी डालने का काम कर मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया। इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि कुछ मुस्लिम सम्भ्रात लोग भी अंग्रेज समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति में से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिसमें अब्दुल तालिब, क्या नाम था? अब्दुल लतीफ़, क्या नाम था? अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां अग्रणी थे। इनमें, इन नेताओं में सारे नेता क्या थे? आगे थे। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना किया। इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने, इन्होंने एक कॉलेज स्थापना किया जिसका नाम अलीगढ़ में स्थापना किया, जिसको मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया। ध्यान देने योगवाद कब, यानी कि क्वेश्चन आएगा, किसने कर्जन, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन। कौन कर्जन? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 2 भागों में बांट दिया गया। कौन? एगो पूर्वी भाग को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी भाग को पश्चिमी बंगाल। इसको वेस्ट बंगाल अभी कहते हैं। ये पूर्वी बंगाल को अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा नीति अपनाया गया। इधर जो पूर्वी बंगाल में तो जो मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। इसी को तो कहते हैं फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों का नीति ही रहा था। पूर्वी बंगाल में मुसलमान प्रांत का नाम दिया गया। साथ ही मुसलमानों को समझा गया कि यह विभाजन उनके हित में है और इनको समझाया गया। पूर्वी बंगाल में क्या था? मुसलमानों की हित ज़्यादा था और उनको समझाया गया कि मुसलमानों की बोलता ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को अलग एक हम लोग सेपरेट करके दे रहे हैं, जो मुसलमानों कहलाएगा, मुसलमान भाइयों लोग रहेंगे। परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन को कमज़ोर करना था। लेकिन इसका ये लक्ष्य नहीं था कि मुसलमान को सेफ्टी कर देना और हिंदुओं को सेफ्टी करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब तक हिंदू और मुसलमान भाई बन के रहेंगे तो तुरंत ही हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, अंग्रेज को मारना था। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य था कि इनको कमज़ोर बना देना, विभाजन करके, तोड़ करके। सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। यही कारण हुआ कि बहुत कस की इसका जोर शोर से चला, क्योंकि उसमें बहुत भारी चारा चलता था हिंदू और मुस्लिम में। उसने इतना जोर से चला कि लॉर्ड हार्डिंग आया, उनने 1911 में क्या कर लिया? बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। अब बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में हुआ था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कौन, कै भागों में बांटा था? 2 भागों में। कौन कौन में? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। इसको वापस कब हुआ, लिया गया बंगाल विभाजन को? 1911 में। किसके द्वारा लिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लिया गया।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हिंदू मुसलमान एकता ने अंग्रेज़ों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य कर दिया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके। अब उन्होंने ऐसा कर दिया, इनको जब बंगाल विभाजन वापस लिया तो दिमाग खटक गया। किनको दिमाग खटक गया? अंग्रेज़ों को। अब उन्होंने सोचने लगे कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब ऐसा होना चाहिए कि मुसलमानों और कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे मुसलमान कांग्रेस से मुसलमानों को विभाजन करके अलग कर देना चाहिए। इस नीति पर लॉर्ड मिंटो ने अमल करना शुरू किया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल ऑकवर्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलकर की बात कही। इस परिप्रेक्ष्य में नवाब मोहसिद उल मुल्क 35 प्रमुख मुसलमानों नेताओं का प्रतिनिधित्व मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उनसे मिला। इस तरह आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की? आगा खान के लिए। यहाँ पर आप समझ गए थे, अलीगढ़ में जाकर प्रिंसिपल से लॉर्ड मिंटो ने बात किया और यहाँ पर कहा गया बड़े बड़े जो नेता थे किनके, मुसलमान के, उनसे बातचीत करके कहा गया कि आप लोग के हम अलग एक स्थापना कर दिए। उसमें सहमत दिए आगा खान। उनका क्या नाम? उसने आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। ध्यान देने योग्य बात। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।